आज के इस वीडियो में हम लोग मुल्की एंड नॉन मुल्की इश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि तेलंगाना मूवमेंट को अगर हम देखेंगे तो पूरी तरह से ये मुल्की नॉन मुल्की का इशू है। लोकल एंड नॉन लोकल की वजह से ही ये पूरा मसला पेश आया। तो इसलिए मुल्की एंड नॉन मुल्की इशू को बहुत डिटेल में 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर की शक्ल में आज हम लोग क्विज की शक्ल में पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और हमारे चैनल को कई लोग देख रहे, बेशुमार लोग देख रहे, लेकिन लाइक और कमेंट नहीं कर रहे। तो आपसे गुजारिश है कि लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट करने की वजह से हमारे चैनल का ग्रोथ होता है, वो हमारे चैनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मुल्की नॉन मुल्की इश्यूज़ पढ़ेंगे और साथ में निज़ाम सब्जेक्ट लीग पढ़ेंगे, और जो सातवें निज़ाम है मीर उस्मान अली ख़ान, उनका जो फरमान है उसके बारे में पढ़ेंगे, और निज़ाम मुल्की लीग इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि मीर उस्मान अली ख़ान का जो फरमान है मुल्की रूल्स से रिलेटेड वो कब जारी किया गया था। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1911, 1919, 1934 या 38। तो इसका जवाब हम देखेंगे 1919 में मीर उस्मान अली ख़ान 7th निज़ाम ने इस फरमान को जारी किया था, और इसका मकसद ये है कि लोकल्स को जॉब्स में ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े देना, बल्कि मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ तो लोकल्स को ही जॉब्स देना। तो ये जो फरमान है इसको मुल्की रूल्स के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि इस फरमान के तफसीलात क्या हैं। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हैं, इन तीनों स्टेटमेंट्स में क्या सही हैं। तो इसका जवाब हम देखें 3 ऑप्शंस में। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि जो भी बंदा 15 साल तक हैदराबाद में परमानेंट रेसिडेंस इख्तियार करता वो मुल्की माना जाएगा। सेकंड ये है कि मुल्की जो लोग भी रहते उनको सर्टिफिकेट चाहिए तो ताल्लुकादार के पास जाके लेना पड़ता। और इसी तरह 1919 के फरमान के मुताबिक सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि एम्प्लॉयज़ के सिलेक्शन सही तरीके से किया जा सके। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को अगर हम देखेंगे उस फरमान के को सामने रखते हुए, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तीनों के तीनों ABC इसका सही जवाब है। अब यहाँ पर यह है कि किस साल में हैदराबाद स्टेट रिफॉर्म्स एक ऑर्गेनाइजेशन है ये कायम किया गया था। अच्छा, ये कौन कायम करे थे? जो हैदराबाद का जो एजुकेटेड यूथ है, नौजवान है, जो अपर मिडिल क्लास का बन गया था, और उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी ख्वाहिश थी कि हैदराबाद में रिफॉर्म्स आएँ, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आएँ, एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स आएँ। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन कायम करे थे, हैदराबाद स्टेट रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। तो इसको किस साल में कायम किया गया था, और इसका मकसद क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाना था हैदराबाद स्टेट में, यानी आईनी इस्लाहात को लाना था। तो इसका जवाब है 1921 में हैदराबाद स्टेट रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन कायम किया गया था। तो इसके अलावा किस ऑर्गेनाइजेशन ने हैदराबाद फॉर हैदराबादीस, इन चारों ऑप्शंस में किस ऑर्गेनाइजेशन ने यह नारा दिया हैदराबाद हैदराबादियों के लिए? तो हैदराबाद एसोसिएशन, उस्मानिया ग्रेजुएट एसोसिएशन काफ़ी मशहूर है ये भी, निज़ाम सब्जेक्ट लीग या सोसाइटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस। तो इसका जवाब है निज़ाम सब्जेक्ट लीग। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो निज़ाम सब्जेक्ट लीग क्या है? इसको 1935 में कायम किया गया था। कौन इसके लीडरशिप, किसकी लीडरशिप में, किसकी क़यादत में? निज़ामत जंग, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर थे पॉलिटिकल अफेयर्स के। और इसका मकसद क्या है कि जो लोकल्स हैं हैदराबाद में, जो मुल्कीस है, उनके मफादात, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में, और जहाँ पर भी डिसीजन मेकिंग बॉडीज होते, जहाँ पे फैसला करने वाले जो भी इदारे रहते, जो भी सरकारी बड़े इदारे रहते, उन सब इदारों में जो मुल्कीस और लोकल्स रहते उनकी नुमाइंदगी को बढ़ाना, यानी उनको ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन की ख़ास बात यह है कि ये लोग जो है निज़ाम और दक्कनी कल्चर और लैंग्वेज के वफादार रहेंगे, कभी निज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे और दक्कनी कल्चर और लैंग्वेज के खिलाफ नहीं जाएंगे। और इनका नारा था हैदराबाद फॉर हैदराबादीज। तो निज़ाम सब्जेक्ट लीग पूरी मैं डिटेल आपको दे दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। वो ये है कि
निज़ाम सब्जेक्ट लीग से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दिए गए, उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे उसके ऑप्शंस है। तो निज़ाम सब्जेक्ट लीग का उर्दू नाम जो है जमीयत रिफाए निज़ाम, ये उर्दू नाम है। मीर अकबर अली खान इसके प्रेसिडेंट थे निज़ाम सब्जेक्ट लीग के, और बैरिस्टर नौशाद चिनई इसके ट्रेजरर के तौर पे, इसके खजाना जो भी पैसे वगैरह रहते, इसकी आमदनी खर्चा कितना हुआ, इसके ट्रेजरर के तौर पे काम करे। तो इसका जवाब ये है कि ए और सी, यानी निज़ाम सब्जेक्ट लीग को जमीयत रिफाए निज़ाम बोलते, ये करेक्ट है। और बैरिस्टर नौशाद चिनई इसके जो है ट्रेजरर के तौर पे काम करे। मीर अकबर अली खान इसके प्रेसिडेंट नहीं थे, बल्कि इसके जो लीडर्स थे उन्होंने जो है निजामत जंग थे, उन्होंने पूरा जो है इसका काम काज सब करते थे। 6th क्वेश्चन में एक नए ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है निज़ाम मुल्की लीग। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, निज़ाम सब्जेक्ट लीग, अब यहाँ पे निज़ाम मुल्की लीग। ठीक है, ये जो है निज़ाम सब्जेक्ट लीग का ही एक प्रो, उन्हीं की तरह काम करने वाला उनका ही ये एक दूसरी तंजीम है। इनके ताल्लुक से, निज़ाम मुल्की लीग के ताल्लुक से यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स है, 3 में करेक्ट क्या है अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो इनका मकसद ये है कि मुल्की लोगों के राइट्स का प्रोटेक्शन करना है। इसी तरह जो है हैदराबाद में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना है जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली को अकाउंटेबल रहे। ठीक है, असेंबली के लिए जवाबदेह रहे। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल लाना है जहां पे गवर्नमेंट जो है असेंबली को जवाबदेह रहे। तीसरा ये है कि निज़ाम स्टेट के जो रॉयल राइट्स है, शाही हुकूक, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो इसका जवाब यह है कि ए बी सी तीनों के तीनों करेक्ट हैं। तो निज़ाम मुल्की लीग के अगर डिटेल्स में जाएंगे तो निज़ाम सब्जेक्ट लीग जो है निज़ाम मुल्की लीग में जो है तब्दील हो गया 1 साल के अंदर अंदर ही। और ये मुल्की लीग जो है ये दक्कनी कल्चर और लैंग्वेज के प्रोडक्शन के लिए काम करता है, ये तो हम इससे पहले पढ़ लिए। और मुल्की लीग क्या है, ये लोग वफादार थे निज़ाम के ताल्लुक से, कभी ये लोग निज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं जाते थे। और एक मसला ये था उस वक्त के जो नॉन मुल्किस थे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एजुकेटेड समझते थे और जो हायर पोजीशंस है उसके लिए अपने आप को लायक समझते थे। वो लोग जो है बड़े लेवल पे जो है जॉब्स हासिल कर लिए, जिसकी वजह से जो मुल्की लोग थे, लोकल्स, वो लोग मायूस हो गए थे, वो लोग नाखुश थे इस मामले में। इसलिए ये जो मुल्की लीग है ये कायम हुआ था। तो ये डिटेल्स है। तो 7th क्वेश्चन ये है कि निज़ाम स्टेट में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए निज़ाम की गवर्नमेंट ने एक कमेटी कायम करी थी 1937 में। इसकी चेयरमैनशिप कौन कर रहे थे, इसकी लीडरशिप कौन कर रहे थे? राय बालमुकुंद, बहादुर अरावामुदम अयंगार, सर अकबर अली खान, बहादुर वेंकटरामी रेड्डी। तो इसका जवाब ये है, हम डिटेल भी पढ़ेंगे। बहादुर अरावामुदम अयंगार, ये नाम याद रखिए। तो क्या हुआ था कि उस दौर में क्या होता था, मीर उस्मान अली खान का जो दौर था, उनके दौर में आप जानते कि मीर उस्मान अली खान के दौर में क्या होता था कि नॉन मुल्कीस बड़े पोजीशंस पे रहते थे और वो लोग बहुत ज़्यादा मुल्कीस के साथ, जो लोकल्स रहते थे उनके साथ उनकी पार्शियलिटी खुल के रहती थी। और वो लोग ये बोलते थे कि हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लिहाजा हम लोग जो है बड़े जॉब्स के लिए हम लोग ही एलिजिबल हैं। इस तरह से जो नॉर्थ इंडियंस का जो एक हिस्सा रहता था वो रहता था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मुल्कीस जो है बहुत ज़्यादा इस पार्शियलिटी से उनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही थी। तो क्या हुआ था, निज़ाम 1937 में एक कमेटी कायम करते, किसके चेयरमैनशिप में? दीवान बहादुर अरावामुदम अयंगार, इनके चेयरमैनशिप में कायम करते। क्या बोल के करते, इनका काम क्या है कि इनको स्टडी करना है कि रियासत में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किस तरह लाए जा सकते हैं ताकि नॉन मुल्कीस और मुल्कीस का जो मसला है इसको ख़त्म किया जा सके। इस मामले में जब इस कमेटी ने जब अपने रिपोर्ट को सबमिट किया था, 37 में अपॉइंट हुई थी और जुलाई 1939 में इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस किए थे अपने रिपोर्ट में। ये बोला गया कि मुल्की जो रूल्स रहेंगे वो मोर स्ट्रिंजेंट करना है, उसको और सख्त करिए। जो मुल्कीस रहते उसके जो रूल्स है उसको और सख्ती से नाफिज करिए ताकि मुल्की और नॉन मुल्की का मसला ख़त्म हो सके और मुल्की लोगों को लगे कि भाई हमारे साथ इंसाफ हो रहा। और कुछ प्रोसीजर्स बताए गए रिक्रूटमेंट्स के लिए और उसके बाद निज़ाम ने उन पूरे प्रपोजल्स को मंजूरी
दिए थे। तो वही बात है यहाँ पे कि तो कौन थे उस कमेटी के चेयरमैन? बहादुर अरवामुदम अयंगार। ये नाम याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8। वो ये है कि बहादुर अरवामुदम अयंगार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया। ठीक है, इसको मैं दूसरे टाइप में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिया। वो ये है कि जॉब अपॉइंटमेंट्स जो भी होते वो जो है अकॉर्डिंग टू मुल्की रूल्स ही होना चाहिए और वो बहुत ज्यादा सख्ती से होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स रहते उनमें कैंडिडेट्स को जो अपॉइंट करते उसको इफेक्टिवली उनके स्किल्स के बेसिस पे और मोरल बिहेवियर के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि उसमें पार्शियलिटी होना चाहिए और ना ही जो है किसी किस्म का जो है इम्तियाजी सलूक होना चाहिए। ये दोनों स्टेटमेंट है। अगर हम इनके कौन सा करेक्ट है अगर देखेंगे तो ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है, दोनों भी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ रहे। निजामुल मुल्क फर्स्ट निज़ाम है नो, सेकंड निज़ाम, फोर्थ निज़ाम और फिफ्थ निज़ाम, इनके नाम हैं। तो किन के दौर में मुल्की प्रॉब्लम्स आए थे? सबसे पहले मुल्की प्रॉब्लम्स आए थे तो इसका जवाब यह है फिफ्थ निज़ाम अफजलुद्दौला के दौर में ही ये पूरे मुल्की मसलों का आगाज हुआ था। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो मुल्की रूल्स, मुल्की प्रॉब्लम्स आए थे पहली बार दक्कन, हैदराबाद दक्कन में, तो इसके रीजंस क्या है, आखिर ये मसला क्यों आया था? ठीक है, फिफ्थ निज़ाम के दौर में मसला तो आया था लेकिन इसकी वजह क्या है? तो 2 स्टेटमेंट्स है यहाँ पे आप लोगों को समझ में आने के लिए कि जब मुगल एम्पायर के कोलैप्स के बाद, उनके जवाल के बाद, आपको मालूम है कि ब्रिटिश वाले जो है जोर पकड़े थे और 1857 में बहुत बड़ी बगावत हुई थी, सिपाही रिवोल्ट बोलते हैं उसको। और वहां पे क्या हुआ कि कई लोग नॉर्थ इंडिया में अपने जॉब से महरूम हो गए, नौकरियों से महरूम हो गए। तो ये लोग निज़ाम स्टेट यानी हैदराबाद की तरफ माइग्रेट कर लिए थे। इसकी वजह से नॉर्थ इंडियंस बहुत ज़्यादा हैदराबाद में आ गए थे। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब सालार जंग प्राइम मिनिस्टर बने थे 1853 में, तो उन्होंने क्या करे थे, अपने जो इस्लाहात है, रिफॉर्म्स है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नॉर्थ इंडिया से जो इंटेलेक्चुअल्स है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको हैदराबाद मदऊ करे थे, बुलाए थे और उनको बड़े पोजीशंस पे जो है अपॉइंट करे थे। रिफॉर्म्स है उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। लेकिन क्या हुआ कि वो लोग जब यहाँ पे आए थे तो वो लोग अननेसेसरीली गैर ज़रूरी तौर पे डिपार्टमेंट्स को अलग अलग बना दिए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिल सके। वो भी कौन, अपने अपने लोगों को बुला लिए थे ताकि ये डिपार्टमेंट का सब डिपार्टमेंट ये है, ऐसा है, वैसा है, तो नए नए डिपार्टमेंट्स बनाए ताकि अपने अपने लोगों को और बुलाया जा सके, बोल सके कि सर हमारा आदमी है, उन्हें ये काम और अच्छे से कर सकता, ये कर सकता, वो कर सकता। तो इस तरह नॉर्थ इंडियंस को भी जो है धीरे धीरे इस तरह बुला लिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स में करेक्ट क्या है? तो इसका जवाब ये है ए और बी दोनों के दोनों करेक्ट हैं, दोनों भी सही हैं। 1857 के बाद बहुत ज्यादा नॉर्थ इंडियंस हैदराबाद को भी आए थे और जो सालार जंग अव्वल मीर तुराब अली खान के दौर में जो नॉर्थ इंडियंस वाले हायर पोजीशंस पे आए थे, वो लोग क्या करे थे, अपने अपने डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करे थे ताकि अपने अपने लोगों को बुला के जो है उन डिपार्टमेंट्स में अपॉइंट करने के लिए। तब यहाँ पे क्या है कि उसके बाद जब सालार जंग के दौर में प्रॉब्लम्स आ रहे थे मुल्की और नॉन मुल्की के, तो उन्होंने क्या करे थे, एक ऑर्डर्स जारी करे थे। कुछ किस साल में ऑर्डर्स जारी करे, क्या थे ऑर्डर्स के ओनली मुल्कीस को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस में जो है तकर्रुर करना। 1858, 1868, 1884 और 1888। तो इसका जवाब ये है कि 1868 में मीर तुराब अली खान जो सालार जंग अव्वल थे, इन्होंने ये ऑर्डर्स 1868 में जारी करे थे। तो अब यहाँ पे हमारे पूरे क्विज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि मुल्की मूवमेंट जो मीर महबूब अली खान के दौर में मुल्की मूवमेंट जो चला था उसके रीजंस क्या है? तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है कि नॉन मुल्कीज को ज्यादा सैलरियां देते थे क्योंकि वो लोग हायर पोजीशंस पे रहते थे और मुल्कीज जो है लोअर पोजीशंस पे रहा करते थे और उनको सेकंड क्लास सिटीजन्स के वैसा उनको
ट्रीट करते थे। सेकंड ऑप्शन ये है कि मुल्कीज क्या करे थे, एम्प्लॉयमेंट में, पोजीशंस में, सैलरीज पे, प्रमोशंस में, हर मैदान में उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी। तो इसका जवाब ये है ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है। तो आपको मालूम होना चाहिए आज के लेसन में हम लोग क्या क्या पढ़े। बोल तो ये मुल्की मूवमेंट कब शुरू हुआ था और किसके दौर में शुरू हुआ था, उसके रीजंस क्या थे, और सालार जंग के दौर में जो मुल्की इश्यूज पैदा हुए थे उसको कैसा, वो उसकी वजह क्या थी, और उसको उन्होंने कैसा किस साल में ऑर्डर्स जारी करते हुए उसको जो है साइलेंट करे थे, और उसके बाद मीर उस्मान अली खान के दौर में जो कुछ पेश आता वो सब कुछ हम लोग पढ़े। इसके बाद नेक्स्ट 1952 में हैदराबाद स्टेट के क्या हालात थे वो सब कुछ पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।